नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। महागठबंधन में एकता कितनी अटूट है, ये प्रश्न इसलिए सामने है कि महागठबंधन की साझी प्रेस वार्ता होती है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन आरजेडी से तेजस्वी यादव छोड़िए रामचंद्र पूर्वे भी नहीं पहुंचते हैं। इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपना प्रतिनिधि भेजती है। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह नीतीश कुमार को नकारते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की करीबी सभी देखते हैं। तेजस्वी यादव अपने चाचा पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कहते हैं कि नीतीश फिर आरजेडी से दोस्ती का हाथ मिला सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आने वाले दिनों में 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 1 लोकसभा की सीट पर भी उपचुनाव होगा। सोचने वाली बात यह है कि 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3, आरजेडी को 3 और हम को 2 सीटें चाहिए, जबकि आरएलएसपी ने अभी अपनी मंशा जाहिर नहीं की है। कांग्रेस को किन सीटों पर चुनाव लड़ना है वो बाकायदा नाम भी गिना रही है। दूसरी बात यह कि 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का चेहरा तय भी नहीं है। सबसे आगे नाम तेजस्वी का जरूर है, मगर मांझी और कांग्रेस के बयान अलग अलग सुनने में आते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल तो है कि महागठबंधन की एकता कितनी अटूट है। हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कल बिहार में विपक्ष की एकता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एकता दिखने की बजाय एकता में कुछ कमी ही नजर आई। दरअसल पटना में सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस दफ्तर में रविवार को महागठबंधन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। महागठबंधन के इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जबकि आरजेडी और हम ने अपना प्रतिनिधि भेजा। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोला। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता नकार चुकी है। आरएलएसपी प्रमुख ने कहा कि 15 दिन पहले महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया कि विपक्ष पूरी एकजुटता से सरकार को जवाब देगा। इसी कड़ी में 12 अक्टूबर को बापू सभागार में विपक्ष के सभी नेता जुटेंगे और वहीं से सरकार को कड़ा संदेश दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पार्टी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नदारद थे। इस दौरान आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी मौजूद रहे। आरजेडी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सर्वजीत कुमार और हम की तरफ से प्रदेश सचिव अनिल रजक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि आगामी 12 अक्टूबर को है। उस दिन पुण्यतिथि समारोह का कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर मनाएंगे, महागठबंधन मनाएगा। महागठबंधन के सभी दलों के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, सामने विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लोकसभा की 1 सीट पर भी। ऐसे में महागठबंधन के दलों में खींचतान है। ये एकता कितनी बनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार में 5 विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव है। अब इन सीटों में दावेदारी को लेकर महागठबंधन में तकरार तय है। बिहार में एकमात्र लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस 3 सीटों पर दावेदारी की मांग कर रही है। किशनगंज के अलावा नाथनगर और सिमरी बख्तियारपुर पर भी वो दावा कर रही है। मांगने का अधिकार सबों का है, लेकिन 2 सीट हमारे हैं जो कांग्रेस कोटे के रहे। हमारे एमएलए है जावेद जी, एमपी बन गए तो मेरे कोट बनते हैं। समस्तीपुर लगातार हम लड़ते रहे, पिछले बार हम लड़े, उससे पहले भी हम 5-4 से हारे थे लोकसभा, तो 2 मेरे बनते हैं। शेष बच गए 4 सीट, चारों सीट पे जेडीयू के एमएलए
वो एमपी बन गए हैं। तो हम लगता है इस पर क्लेम सब अपना अपने तरीके से कर सकते हैं। सबके हिस्से भागीदारी के हिसाब से सबकी हिस्सेदारी होगी तो हम लगता है महागठबंधन के तमाम लोग बैठ के बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि 2 मेरे स्वाभाविक सीट है, लेकिन अतिरिक्त सीट भी मुझे मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन के सभी दलों का सफाया हो गया था, लेकिन बड़ा दल होने के कारण आरजेडी भी 3 सीटों से कम में मानने वाली नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी में तो खींचतान होगी। अब तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी 2 सीटों की मांग कर रही है। देखिए, हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 2 सीटें कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलनी चाहिए। हमने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करी है और महागठबंधन के नेताओं से अनुरोध किया है कि जल्द ही उपचुनाव के सीटों की घोषणा करें और कम से कम 2 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दें, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो ऊंचाई पर रहे, जिससे वोटिंग में पूरी तरह से उनको मदद मिल पाए महागठबंधन को। आरएलएसपी फिलहाल चुप है, लेकिन भविष्य की गारंटी कोई नहीं ले सकता। महागठबंधन एकता के कितने ही दावे कर ले, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद गठबंधन में रह रहकर अलग सुर भी उठते रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच छोटे और बड़े की लड़ाई चल रही है। ऐसे में गठबंधन की एकता एक बार फिर दांव पर है। सहारा समय के लिए पटना से अंशु नैथानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन सब के बीच हम आप सबसे महागठबंधन में एकता कितनी अटूट है ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी विधायक महेश्वर यादव नीतीश कुमार के साथ गठबंधन चाहते हैं। इनका कहना है कि 80% आरजेडी के विधायक टूट सकते हैं। अगर नीतीश से दोस्ती नहीं की गई तो ये विधायक टूट जाएंगे। इन्होंने आगे ये भी कहा कि आरजेडी फैसला नहीं लेगी तो जल्द ही विधायकों का एक गुट विधानसभा में अलग गुट की मान्यता के लिए मांग करेगा। महेश्वर यादव से हमारे सहयोगी रंजन मंगलम ने खास बातचीत की। आरजेडी के वरिष्ठ नेता महेश्वर प्रसाद यादव ऐसे तो नेतृत्व के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर इन्होंने नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है और बहुत बड़ा दावा किया है कि पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका विधायकों का है जो उनके साथ नहीं रहना चाहता, पार्टी से अलग हट करके टूट करके नीतीश कुमार के साथ जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चल रही है। भाजपा के सुशील कुमार मोदी सरकार में भी हैं और कहते हैं कि अगला चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि अगला चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। वो खुद उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है मुख्यमंत्री के रूप में लड़ने के लिए। तो देख रहे हैं कि भेद तो पैदा हो गया है। फिर हमको एक सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर क्यों आप चाहते हैं कि नीतीश जी को सपोर्ट करे आरजेडी? क्यों ऐसा होना चाहिए? देश में भाजपा की अलग धारा है, समाजवादियों की अलग धारा है। हम लोग समाजवादी धारा से आए हुए लोग हैं, हम तो एक ही साथ रहेंगे। तो नीतीश जी तो बीजेपी के साथ रहे ना, तो रहते कहाँ है, मन से थोड़े हैं। 80% लोग जाएंगे तो क्या टिकट सबको मिल जाएगा? सबको मिलेगा, टिकट की गारंटी हम लेते हैं। 80% विधायक आरजेडी के जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते हैं विपरीत परिस्थितियों में। ये दावा है महेश्वर प्रसाद यादव का। अब देखना है कि दावे की सच्चाई क्या है। हालांकि आरजेडी के जो बड़े नेता और नेता विधायक दल जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ कहा है कि अब उनके लिए रास्ता कम से कम आरजेडी में बंद हो गया है। सहयोगी मुकेश मेन के साथ समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। तो कुल मिलाकर यही तस्वीर उभर रही है बिहार की राजनीति में और महागठबंधन की राजनीति में। खासकर समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं पटना स्टूडियो में। विजय यादव, आप हम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। मधु मंजरी, आप प्रवक्ता हैं आरएलएसपी की, आपका बहुत स्वागत है। अजित चौधरी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो आरजेडी के महेश्वर यादव का रुख और कल रविवार को हुए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर, विजय यादव जी क्या कहती है? क्या लगता है कि महागठबंधन में कितनी एकता है और वो एकता कितनी अटूट है? ऐसा संजय जी कि महागठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। ये लोग जो भी कुछ कर ले, लेकिन महागठबंधन बिगड़ने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है
कि मैं अब लेने वाला नहीं हूं। माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि तेजस्वी के साथ कैसे आ सकते हैं। कल तक ही नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि तेजस्वी जी ईडी के केस में फंसे हैं, बहुत सारे केस में फंसे हुए हैं, ये घोटालेबाजों के साथ हम नहीं रह सकते। लेकिन अब तो इनको सोचना होगा कि उसी घोटालेबाज के साथ मैं कैसे फिर हम आऊं। इसलिए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ नहीं है, हम इनके साथ नहीं है। अब महागठबंधन देखिए, तेजस्वी यादव से ही नहीं, महागठबंधन में बहुत सारे लाइव पार्टी हमारे हैं, सब हम लोग मिलजुल कर तय करेंगे कि क्या होना है, नहीं होना है। विजय यादव हम लोग अभी 5 सीट विजय जी जो अभी बाई इलेक्शन होने वाला उसमें फंसे हुए हैं, उस पर हम लोग निर्णय करने जा रहे हैं। और एक चीज और संजय जी बता दें, 12 अक्टूबर को हमारे जितने वरिष्ठ लीडर हैं महागठबंधन के, सभी हम लोग लोहिया जी के पुण्यतिथि पर बैठ रहे हैं और उस दिन निर्णय लेंगे कि किनके नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है विधानसभा, मेरा अगला नेता कौन होगा। उस दिन नेता का भी चुनाव होगा, सीट का भी चुनाव का फैसला होगा। अभी तो हम भी कह रहे हैं कि 2 सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि 2 सीट 3 सीट पर लड़ेंगे, आरएसपी भी कह रही है, मतलब सब पार्टियां कह रही हैं। लेकिन हम लोग अभी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग निर्णय पर पहुंचेंगे 12 अक्टूबर को। हमारे मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि 12 अक्टूबर को जो भी निर्णय होना होगा यस और नो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं, चुनाव लड़ना है, मैं आपको रोक रहा हूं और मैं रोक रहा हूं, रुक जाइए। हो गया, मैं समझ गया सर। मैं मधु मंजरी जी को भी शामिल कर लूं। मधु जी, क्या है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम हिस्सा थे जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद थे और बाकी वीआईपी से मुकेश सहनी मौजूद थे जो अध्यक्ष है उनके, और बाकी जो बड़े बड़े दल हैं, मतलब खासकर सबसे बड़ा दल आरजेडी, और जो हम जहां विजय यादव बैठे हुए हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, ये सबों ने वहां प्रतिनिधि भेजना उचित समझा। मतलब प्रतिनिधि के तौर पर भी उनके प्रदेश अध्यक्ष चले जाते या कोई बड़े नेता जाते तो एक बात थी। तो इससे समझ में आता है कि महागठबंधन में जिस एकता की दुहाई आप लोग दे रहे हैं, उस उपेंद्र कुशवाहा जी का और इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना महत्व रह गया है जहां ये लोग खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी महागठबंधन में 12 तारीख को जो लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाना है, उसका उपेंद्र कुशवाहा जी को संयोजक बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने वाला है महागठबंधन की तरफ से। और जो बोलते हैं कि हर कार्यक्रम में एक पीसी में भी हर नेता हो, ऐसा संभव नहीं है। उनके जगह पे उनका नेतृत्व करता थे, हम पार्टी से भी थे, आपको आरजेडी से भी थे, उनके कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी थे और बाकी सारे भी थे, वीआईपी पार्टी से भी थे, और संयोजक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो उनको अपनी बात रखनी है, मीडिया के सामने ये बात बताना है कि 12 तारीख को हम लोहिया जी की पुण्यतिथि पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए आपको इन्वाइट भी करना था, बताना भी था। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हर पीसी में हर कोई रहे ही। इसके लिए ये नहीं है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ खराब है या बुरा हो गया या कुछ भी है। ये सब लोग मजबूती से जुड़े हुए हैं, मजबूती से साथ में हैं, तैयारी कर रहे हैं और आगे रहेंगे भी साथ में। ठीक, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए आप, छोटा सा। चलिए, अच्छी बात है, साथ हैं, साथ रहेंगे, एकजुट है, अटूट है, और भी कई अच्छे अच्छे शब्द है, वो सब अच्छी बातें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना एक रिजर्वेशन भरा जवाब होता है। आरजेडी के नेताओं का अपना एक जवाब होता है इस रूप में कि जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा जी के लिए कोई जगह नहीं है, तो रघुवंश बाबू का एक अलग सुर होता है। और इधर महेश्वर यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी के साथ चलिए, नहीं तो 80% विधायक जो हैं पार्टी के आरजेडी के, वो उधर चले जाएंगे। तो ऐसे में एकजुटता कहीं न कहीं टूटता नजर आता है विद इन महागठबंधन, ऐसा क्यों? देखिए, जब तक पार्टी के शीर्ष नेता
जिस पार्टी के भी अपने शीर्ष नेता हैं वो कहते हैं उनकी बात को ज्यादा तजब्बुत देना चाहिए, मीडिया को भी, और हम जैसे छोटे नेता या कार्यकर्ता हैं उसके बाद जो भी हैं उनकी बात रघुवंश प्रसाद सिंह यदि छोटे नेता हो, जो हमारे नेता महेश्वर यादव यदि बहुत छोटे कार्यकर्ता हो, तो आप ही जा समझा दीजिए बड़े बड़े नेता और कौन कौन से होते हैं भाई। नहीं, मैं उनकी बात, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं बोल रही वो छोटे नेता हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। जब तेजस्वी यादव जी ने जब कुछ चीज को बोल दिया, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस चीज को बोल दिया, तो फिर हमारी बातों का वहां कहीं ना कहीं नीचे कम जाता है। जो हमारी बात होता है फिर ये पर्सनल लेवल पे हो जाता है। जब तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, या तो बिहार के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो भी ये अपने से खुद से अगर कुछ बोल देते हैं, किसी चीज को खंडन कर देते हैं, तो वो बात सर्वोपरि हो जाती है, न कि उनके बाद के जो भी नेता हैं। ठीक, जब तक वो खंडन नहीं करते तब की बात है, लेकिन जब वहां पे खंडन हो जाती है बात का, और जब बड़े नेता बोल देते हैं तो फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक, अजीत चौधरी जी, हालांकि नीतीश जी के नेतृत्व में 2020 में चुनाव लड़ेंगे आप लोग, ऐसा सुशील मोदी जी ने ट्वीट करके कहा था, लेकिन उस ट्वीट के बाद जो एक बड़ी लंबी सियासत हो गई बयानों के जरिए, आप ही की पार्टी में अलग अलग तरीके के सुर और बड़े बड़े नेताओं का बयान और ट्वीट आने लगा, वो कहीं न कहीं बताता है कि नीतीश जी का को सर्वथा सार्वभौम तरीके से इस बार 2020 के लिए एनडीए में नेता माना जाएगा या नहीं, वो एक अपने आप में प्रश्न है। तो ऐसे में इधर आरजेडी के कुछ नेता डोले डाल रहे हैं और उधर आपके सुशील मोदी जी एक तरफ और आपकी पार्टी के बाकी बड़े नेता या दूसरों का सुर अलग है, वो एक तरफ का मामला है। तो ऐसे में कौन सी राजनीति दिख रही है एकता और अनेकता के बीच? संजय जी, सबसे पहले मैं महागठबंधन के बारे में कह दूं कि ये जो महागठबंधन का जो रिश्ता है, ये आप समझ लें कि बेंग तोलने के समान है। संजय जी, क्वेश्चन आपका ये नहीं, महागठबंधन का क्वेश्चन इनसे आपने नहीं किया है, इनके दल की बात है, ये पहले अपने दल बनाए, एनडीए गठबंधन की बात करें। बोलने दीजिए ना। अच्छा, पहले उनको आनंद लेने दीजिए आपको, आपके बारे में बोलकर। मैं कह रहा था संजय जी कि तो मैं अपना घर नहीं देख रहे हैं, हो गया, ठीक है, झांक रहे हैं। समझ गया सर, झांकने दीजिए ना। हमारे घर का पूरा राजनीति में आप भी झांकते हैं, वो भी झांकेंगे, उस पर रोक ना लगाए, उनको बोलने दीजिए, पहले आनंद लेने दीजिए, फिर हम दुखती रख को छेड़ेंगे। हाँ, आनंद लीजिए पहले आप। तो जी, दीपक भाई, तो मैं ये कह रहा था संजय जी कि जो महागठबंधन के जो नेता हैं, वो पार्टियां हैं, वो उनको बेंग तोलने के समान है। वो किसी एक मुद्दे पे, किसी एक विषय पे वो एक साथ नहीं रहता है। एक्चुअली राजनीति जो है, संजय जी प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। राजनीति जो होता है वो प्रदेश के विकास के लिए किया जाता है। जी जी, मैं डॉक्टर संजय कुमार से आग्रह करूंगा कि मोबाइल या तो साइलेंट कर दिया, कह रहा था कि महागठबंधन में जो राजनीति, जो जितने भी गठबंधन के जो नेता हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके, अपने परिवार के स्वार्थों की पूर्ति कर सके, और इस बात को पूरी तरह से जनता समझती है प्रदेश को, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक सर, अब आपने आनंद ले लिया, आप अपने ऊपर आइए। गठबंधन के बारे में अब अपने ऊपर आ जाइए ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, जो बात आपने हमारे गठबंधन के बारे में कहा, एनडीए के बारे में, एक बात स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। जो बात संजय पासवान जी से उठी थी, संजय पासवान जी ने अपनी बातों को एक सलाह के तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया था कि उनको अब जो है प्रदेश की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए। ये अपनी भावना से उन्होंने अवगत कराया था। और रही बात जो प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो वो तय करती है, वही एनडीए का पार्टी लाइन होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
हम लोग उस पार्टी को मानने वाले लोग हैं अजीत जी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग रहे, अजीत जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने मार्गदर्शन दिया, विचाराधीन अजीत जी, एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मार्गदर्शन पे हम लोग चलने वाले लोग, अजीत जी, हम लोग अपने सर आप लोग बहुतों के करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। सर मैं एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। देश के भलाई के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए कार्य करते हैं। अजीत जी, आपके शीर्ष नेतृत्व ही तय करते हैं, बाकी पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व ही तय करते हैं, उनके यहाँ का जो भी फैसला होता है। आपके यहाँ शीर्ष नेतृत्व की फहरिस्त थोड़ी लंबी हो सकती है, चूंकि जनसंघ से लेकर बीजेपी का जो अपना सफर है बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। लेकिन सर सुशील मोदी जी अभी 6 महीना पहले आपकी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए। वो एक वरिष्ठतम नेता है प्रदेश में बीजेपी के और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी और सारा ज्ञान तो उनको भी होगा सर कि आपके कोई भी डिसीजन जो होता है टॉप लीडरशिप ही तय करता है, उसके बाद ही अंतिम फैसला होता है। फिर उन्होंने ये ट्वीट करके क्यों कहा और फिर बड़ा बवाल क्यों मचा, यही तो आम आदमी जानना चाहता है सर। बाकी तो ज्ञान सबको मालूम ही है। देखिए, कहीं कोई बवाल नहीं मचा, उन्होंने एक सफाई दी, जो एक हमारे भीतर से ही एक आवाज निकल रही थी, जो संजय पासवान जी ने जिसको खड़ा कर दिया, वो जो प्रश्न खड़ा किया उसको उन्होंने पूरे पिक्चर को क्लियर कर दिया। ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 2020 में भी एनडीए के, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए विजय जी, मुझे बीच में टोका टाकी पसंद नहीं है, प्लीज। हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हमारे नेता सुशील मोदी जी ने वो जो है एक तरह से एक सामने प्रश्न खड़े हुए थे और जो एक कहिए कि चर्चा और मरमरिंग जो शुरू हो गई उस सारे चर्चाओं को उन्होंने विराम सर उसके बाद तो चर्चा और जोरों पर आ गई थी। खैर चलिए, आप 2020 में भी आदरणीय नीतीश कुमार ही एनडीए के, उनके ट्वीट के बाद ही तो और ज्यादा चर्चा शुरू हो गई थी। साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अब क्या कहूं इस पे। बहरहाल डॉक्टर संजय कुमार, बिहार में जो राजनीति, मैं समझ गया सर, हो गया, चर्चा हमारे अंदर नहीं है सर, ठीक है, हो गया। डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की राजनीति में तस्वीर अलग अलग खेमों की अलग अलग तरीके से आ रही है। ऊपर तो सब जगह सही ही नजर आता है, पर राजनीति की अपनी जो धाराएं हैं ना, वो कोसी की धाराओं की तरह बह रही है महागठबंधन में। अब कौन किधर किस इलाके को काटेगा और कौन कहां जाकर नया इलाका बसाएगा, और यही बराबर की स्थिति एनडीए के अंदर भी नजर आ रही है कोसी की धारा की तरह। लेकिन ऊपर सब बड़ा शांत स्थिर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे लगता है कि कुछ एक नई धारा बहेगी बिहार की राजनीति में आने वाले समय में। क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? नहीं, सही संकेत है आपका, और आपने जो उदाहरण दिया धारा से, बिल्कुल कि वो सब कुछ सामान्य बहते बहते कौन सी धारा किस रुख में मुड़ जाएगी और चीजें उस तरफ बढ़ने लगेंगी, और फिर उसके लिए लॉजिक तैयार हो जाएंगे कि परिस्थितियां हमारे सामने ये थी, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। जी, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो नेताओं की महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा दिख रही है, लोग बोल भी रहे हैं समय समय पर, ठीक है, फिर बाद में विड्रॉ करते हैं जब मीडिया उनसे सवाल लेकर के जब जाने लगता है कि तो क्या ये मान लिया जाए, तो फिर वो विड्रॉ भी करते हैं, लेकिन जो उनकी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो दिख जाती है। दोनों के अपने अपने दांव हैं, अपनी अपनी चाल है, और ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है कि हम एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति कहीं न कहीं से इस पर जरूर निशाना लगाए हुए होता है कि हम या तो सत्ता में कैसे रहेंगे या सत्ता के करीब कैसे रहेंगे। तो वहां पर भटकाव की पूरी संभावना होती है और उसके लिए तर्क गढ़ लिए जाते हैं। महागठबंधन में भी ठीक बात है, भी उपचुनाव में देख लीजिए, अगर दावेदारी है कि 3 सीट कांग्रेस का रही है कि हमें चाहिए, आरजेडी का रही है कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं इसलिए 3 सीट मेरी दावेदारी है, हम कह रहा है कि मुझे भी सीट चाहिए, आरएलएसपी के लोग चुप हैं लेकिन उनके मन में भी होगा कि हमें भी। अब सोच लीजिए कि 5 सीट जिस पर उपचुनाव होना है, यह तय है कि 20 में चुनाव होना है,
लेकिन अपनी दावेदारी साबित करके क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सीटों के बंटवारा में हमारी औकात को कम ना आंका जाए, हमारी ताकत को कम नहीं आंका जाए, और अगर हमें कम आंकेंगे तो फिर हम तय करेंगे कि अगला रास्ता मेरा क्या होगा, हम किसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक वही स्थिति यहां जेडीयू और भाजपा में भी है। भाजपा भी देख रही है कि अभी हम सबसे मजबूत स्थिति में हैं और इस मजबूत स्थिति में चीजों को हम तय करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि चेहरा हम हैं, हम जिधर जाएंगे ग्लास उधर भर जाएगा, हम अपने तरीके से चीजों को तय करेंगे, राजनीति करेंगे। अगर भाजपा बहुत कुछ इधर उधर दबाव बनाने लगती है तो फिर हम देखेंगे, फिर वो समाजवादी विचारधारा और इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों जगह, चाहे वो महागठबंधन का खेमा हो या एनडीए का खेमा हो, ये रस्साकसी चलेगी। और उस रस्साकसी में जो चित्र सब उभर करके सामने आता है, जिसके बारे में आप पूछते हैं तो लोग बताएंगे जरूर, लेकिन स्थितियां वही कम बेसी रहेगी। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे पैनल में लगातार आते हैं, आपको तो मालूम है कि मोबाइल स्विच ऑफ करना चाहिए या मोबाइल को साइलेंट रखना चाहिए, पता नहीं कैसे आप भूल जा रहे हैं। बहरहाल विजय यादव जी, दरअसल क्या है कि मुश्किलें कई तरह की होती है राजनीति में और वो मजबूरी भी होती है। हर पार्टी जो कई पार्टियों के साथ मिलकर चल रही होती है, उस इंडिविजुअल पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल वजूद बचाना भी उसके लिए आवश्यक होता है। अब 5 सीट पर है, अलग अलग आपके भी पार्टी के दावे हैं कि हमको 2 सीट पर तो कम से कम मौका मिलना ही चाहिए। कांग्रेस ऑलरेडी 2 और +1 1 मिलाकर 3 पर अपना दावा कर रही है कि इतना तो हमारा स्वाभाविक हक बनता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अपने ठोस दावे हैं। आरएलएसपी ने भी पत्ता नहीं खोला है, तो मन ही मन कुछ न कुछ लड्डू उनके भी फूट रहे होंगे। इसी सामंजस्य और सामंजस्य के बीच कहीं न कहीं मतभेद जो है मनभेद में तब्दील तो होता जाता है फिर राजनीति में, और फिर इग्नोरेंस की वजह से फिर वो एकजुटता जो जितनी अटूट कही जाती है उतनी दिखती नहीं है। क्या आपको लगता नहीं? सर जी, राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। मनभेद का मतलब कि अलग, मतभेद का मतलब कि अपना अपना मत। तो हम लोग तो मान ही सकते हैं ना, हम लोग अपना बात रखिए। जब बच्चा पैदा लेता है तो जब तक रोता नहीं तो मां दूध नहीं पिलाती है। जब तक हम लोग प्रस्ताव नहीं रखेंगे, हम लोग एक होकर नहीं लड़ने की बात करेंगे तो लोग बात को तो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए बात को रखने के लिए चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या हम पार्टी हो, हम लोग सभी मिलकर इसके लिए विचार करेंगे 12 तारीख को। और 5+1 विधान परिषद का भी चुनाव तुरंत है, तो हम लोग फिर उसके लिए माथाफोड़ी थोड़े करेंगे। हम लोग अगला चुनाव 2020 तक ले हम लोग निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन वाली बात नहीं है कि डेली इन लोग के मुख्यमंत्री के लिए प्रबल हो रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा वाले को आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज तक माननीय नीतीश कुमार जी पर गेम खेलते रहे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को भी अस्थिर नहीं रहने दे। इनको कहीं न कहीं स्वार्थ हो गया। आज भी एक ट्वीट आया है कि अगला कप्तान के बारे में मैं चुनकर सोचूंगा कि अगला कप्तान नीतीश कुमार जी के हटाने के बाद कौन होगा। देखिए, जहां महेश्वर हजारी जी कह रहे हैं कि 80 विधायक टूट कर घर चले जाएंगे, तो महेश्वर हजारी कोई हमारे महागठबंधन के शीर्ष लीडर नहीं है या आरजेडी का शीर्ष लीडर नहीं है। यदि सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी यदि महागठबंधन में आना चाहते तो पहले तो छोड़ने का प्रयास ठीक सर, मैं आपको रुक जाइएगा। सबसे पहले तो महेश्वर हजारी कूद रहे हैं। ठीक, मैं समझ गया सर। मधु मंजरी जी, दरअसल क्या है कि अजीत जी ने अपने महागठबंधन को लेकर दिए बयान में इस वक्त जो कहा था उसमें आपके गठबंधन को इन्होंने मेढक कहा है, और मेढक की तरह टर्टल आपके यहाँ लोग ज्यादा करते हैं और यहाँ से वहां उछलने की एक राजनीति करते हैं सिर्फ, और इससे बहुत सर्वथा भला नहीं होना है। तो फिर क्या लगता है कि वाकई देखिए जी, जैसा कि अभी मैं इनके 1-2 बातों की जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने बोला था कि एक तो मेढक बोला महागठबंधन को, तो और दूसरा चीज बोला कि राजनीति समाज सेवा के लिए होती है। कितना समाज सेवा हो रहा है वो 15 साल में पता चल रहा है।
किस तरह महिलाओं कितनी सुरक्षित है। बच्ची मुजफ्फरपुर का कांड हो गया, चमकी बुखार हो गया, जो भी जितना भी चीज हो रहा है, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, और जिस तरह से भी है, जितना कितनी रोजगार आ गई है बिहार के अंदर में, कितना मेडिकल कॉलेज खुल गया, कितना इंजीनियरिंग खुल गया, कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, और पलायन रुक गया है बिहार से, ये सारे समाज सेवा में आते हैं। जरा मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 15 साल से ये कितना समाज सेवा किए हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। चलिए ठीक है। और जिन्होंने बोला कि मेढक, माना कि हम मेढक हैं, ये बताएं कि इनकी क्या लड़ाई है। इनकी जो लड़ाई, अभी तो आप सत्ता में है, शीर्ष से लेकर यहां तक 40 में से 39 हैं आप, फिर भी आपकी लड़ाई है, फिर भी आपका सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार पसंद नहीं है, फिर भी ये मोदी जी का, छोटे मोदी जी का ट्वीट आता है, माननीय सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट आता है, और इतना बवाल होता है, आधा घंटा के बाद डिलीट कर दिया जाता है। संजय पासवान जी बोलते हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी बोलते हैं, और उसके बाद आप सारा चीज को बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है। तो पहले आप बताइए कि ये किस क्वालिटी या किस खेत में उगे हुए मेढक है। सो मेढक है कि आप तो ये बता सकते हैं। मेढक और टर्टर से थोड़ा आगे निकलते हैं, क्योंकि समय संपन्न हो रहा है, इसलिए माफी चाहूंगा और धन्यवाद करता हूं मधु जी आपका, बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत धन्यवाद विजय यादव जी आपका। लेकिन अटूट में ही टूट की संभावना बनती है, और इस टूटती हुई स्थिति को यदि अटूट माना जाए तो मानना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक कहीं भी कुछ आधिकारिक बातें तो सामने आई नहीं है। दावे वही है कि हम सब एक हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, एनडीए भी एकजुट है, कहीं कोई सवाल नहीं है। वक्त पे छोड़ते हैं, फिलहाल इतना ही।